बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो अपना आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नंबर्स के जो सेट्स हैं वो कितनी तरह के होते हैं। तो हमारे पास जो सेट ऑफ नंबर्स में एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर शो करवा दी हैं वो कौन कौन सी हैं। एक हमारे पास होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमारे पास तमाम रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी रियल नंबर आते हैं वो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर हमारे पास होते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बेसिकली हम उसको जेड से डिनोट करते हैं और जेड जो होता है वो आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर होता है। ये जो अयोटा है या आई है इसका मतलब है कि दैट इज़ अंडर रूट माइनस वन, ठीक है। अंडर रूट माइनस वन के बराबर होता है ये, और माइनस इन्फिनिटी इज़ लेस दैन एक्स, वाई इज़ लेस दैन प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं इनमें और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो ज़ीरो से लेके पॉजिटिव जितने भी नंबर आते हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर हमारे पास है क्यू। क्यू मीन सेट ऑफ रैशनल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आई आर जो है यहाँ पर जो सेट शो किया हुआ है दैट इज़ सेट ऑफ इररोटेशनल नंबर्स जिनको हमने शो कर दिया आई आर के साथ। और ये जो होते हैं ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ओके। यानी रैशनल नंबर्स जितने भी रियल नंबर का सेट है उसमें से रैशनल नंबर्स निकाल दे तो बाकी जो सारे नंबर बनते हैं वो इररेशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है कि हम कहते हैं कि एन जो है वो सबसेट है जेड का, और जेड जो है वो आर में शामिल है, और आर के अंदर क्या शामिल है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी शामिल हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट अगर हम आगे मूव कर जाएं तो हमारे पास क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम किस तरह से फाइंड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी रिजॉल्व्ड बाय सॉल्विंग द अलजेब्रिक इक्वेशंस। सो एग्जांपल्स में हमारे पास क्या है कि इफ़ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ लाइक दिस वन, सो वी विल गेट द अब हमारे पास ये डिपेंड करता है कि ए बी सी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, और जब हम इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाएंगे तो हमारे पास इसके कॉम्प्लेक्स आंसर भी आ सकते हैं। फिर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने से आता है। फिर उसके बाद हमारे पास अगर इस तरह की इक्वेशन हो एक्स पावर 5 माइनस वन इक्वल्स टू 0 तो इनको सॉल्व करने से भी हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनके रिजल्ट्स में आते हैं। तो फंडामेंटल ऑपरेशंस जो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, अब हम वो पढ़ लेते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है z प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में है, तो सॉरी x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में है, तो इसमें जो x है वो आपके पास रियल पार्ट है, जो y है वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। और जो आपके पास ये i होता है, i यानी आयोटा जो होता है जिसको हम पढ़ते हैं वो हमारे पास होता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं रो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हियर रो इज़ द मॉडुलस, थीटा इज़ द आर्गुमेंट। अच्छा, अब हमने क्या किया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऐड करना है, ठीक है, तो उसको ऐड हम कैसे करेंगे कि हमारे पास होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कह दिया a प्लस आयोटा बी और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कह दिया c प्लस आयोटा डी। तो इनको ऐड करेंगे तो a प्लस सी, ये रियल वाला पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स में ऐड हो जाएगा और i यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास आपको एक क्या देगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही दे रहा है। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो रियल पार्ट में से रियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई वाले जो दोनों पार्ट्स हैं उनमें उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप ये नहीं करेंगे कि रियल पार्ट को रियल से और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से, बल्कि अब आपने सारे पार्ट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। यानी ए को आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया सी के साथ तो ए सी आ गया, फिर आपने ए को मल्टीप्लाई किया आयोटा डी के साथ तो आयोटा ए डी आ गया, फिर आपने आयोटा बी को मल्टीप्लाई किया सी के साथ तो आयोटा बी सी आ गया, और फिर आपने आयोटा बी और आयोटा डी को मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर बी डी आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। फिर हमारे पास है डिवीजन। डिवीजन में हमने क्या करना है कि दोनों को डिवाइड करना है, इस तरह से लिखेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद आपने इनको रैशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर में से आपने आयोटा वाली टर्म को ख़त्म कर देना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सी माइनस आयोटा डी से आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे। अब जो नीचे डिवाइड में आ रहा है वो देखें आपके पास क्या बन रहा है
ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि वो बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी आपके पास बराबर आता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो आप बेशक इसको अपने रूल के मुताबिक आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि ये आयोटा वाली टर्म यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, सी स्केयर प्लस डी स्केयर आपके पास बचेगा। और ऊपर वाली टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक रियल नंबर आएगा, एक इमेजिनरी नंबर आएगा। तो अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास सी स्केयर प्लस डी स्केयर आ रहा है, आपने उसको इन दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया, इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया, और आपको ये पता है कि सी स्केयर प्लस डी स्केयर इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब अगर आपको कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है तो आपके पास क्या होता है, कॉन्जुगेट लेने के बाद अगर x प्लस अयोटा वाई आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है कि x प्लस अयोटा वाई है, इसका जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो जो अयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो x माइनस अयोटा वाई हो जाएगा। इसी तरह जो आपने इस फॉर्म में लिखा था मॉडुलस और आर्गुमेंट की फॉर्म में, तो वो आपके पास कॉस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा था, तो यहाँ पर जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस एओटा साइन थीटा। तो एब्सोलूट वैल्यू अगर आपके पास आप निकालें इसका, यानी आप इसका मॉडुलस फाइंड करें, तो वो आपके पास बराबर होगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के, यानी रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्केयर। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये अंडर रूट जेड इंटू जेड स्टैरिक के बराबर है, और ये बराबर है रो के। तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि z इंटू जेड स्टैरिक आपके पास इसी के बराबर आता है, ठीक है। एक्स प्लस एओटा वाई और एक्स माइनस एओटा वाई को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के बराबर आ जाएगा, जो कि जिसको हमने रो का नाम दिया, जिसको हमने मॉडुलस का नाम दिया, राइट। ओके, अब हमारे पास है कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ। तो ये जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं वो हमारे पास क्या है कि z जो है अगर आपके पास इसके बराबर है, हमने ये डिफाइन करवा लिया था। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्या थी, हमने ऊपर लिखी हुई है कि पी रो कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, रो भी हमने निकाल लिया। अब अगर हम देखें तो थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा, थीटा बराबर होता है आपके पास y बाई एक्स के बराबर होगा, ठीक है, यानी इसका ये इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय इसका रियल पार्ट। तो इस फिगर के अंदर आपको देखें जो है वो दिखा दिया गया है इसको किस तरह आपने थीटा फाइंड करना है कि ये आपके पास इसका इतना पोर्शन x है और ये जो इसका है परपेंडिकुलर आपके पास y है, तो y बाई एक्स निकालेंगे तो आपके पास टेन थीटा आ जाएगा। अब हमारे पास होता है आयलर्स फार्मूला हमें क्या कहता है कि हमारे पास e रेज टू द पावर आयोटा थीटा जो है उसको अगर हमने एक्सपैंड करना है तो हम किस तरह से एक्सपैंड करेंगे, उसको हम इस तरह से एक्सपैंड करेंगे 1 प्लस जो ये उसकी पावर में है आयोटा थीटा बाय 1 फैक्टोरियल, आयोटा थीटा मॉड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सोन आयोटा थीटा पावर n बाय n फैक्टोरियल एंड अप टू सोन, यानी आप इसको इनफाइनाइट टाइम्स तक एक्सपैंड कर सकते हैं। अब इसमें से आप देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास सिर्फ रियल नंबर आ रहा है, यानी 1 आ रहा है। दूसरी टर्म में देखें तो आयोटा थीटा बाय 1 फैक्टोरियल इज आयोटा थीटा, तो आयोटा आ रहा है। तीसरी टर्म में जब आप देखेंगे तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो फिर थीटा बाय 2 फैक्टोरियल बचेगा, यानी सिर्फ आपके पास रियल नंबर बचेगा। इसी तरह अगली टर्म में आपके पास इमेजिनरी नंबर आएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा, आयोटा आएगा, उससे अगले में फिर रियल पार्ट आएगा, एंड ऑल दीज थिंग्स टर्न्स टू इन्फिनिटी। तो अब आपने क्या करना है कि इसमें से आपने फाइंड कर लेना है वो वाला पार्ट जिसमें सिर्फ रियल नंबर आ रहे हैं, यानी आपने 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, थीटा 4 बाय 4 फैक्टोरियल अप टू सोन। आपके पास क्या आएगा, आप देखें आपके पास पहली टर्म प्लस के साथ थी, दूसरी माइनस के साथ थी, फिर अगली प्लस के साथ थी। तो अब आपने इसको जर्नलाइज करके एक टर्म लिखी, यानी -1 की पावर, जब थीटा स्क्वायर था ना तो माइनस था, थीटा 4 था तो प्लस हो गया, तो आपने -1 की पावर k कह दिया, थीटा की पावर 2k कह दिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2k फैक्टोरियल। अब इससे देखो अगर आप k को वैल्यू 1 दो, तो -1 आएगा, थीटा की पावर 2 आएगी, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा, तो माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल ये टर्म बन गई। k को वैल्यू 2 दे दो, 2 दोगे तो ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, थीटा की पावर 2 इंटू 2, थीटा की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 फैक्टोरियल, तो ये सेकंड टर्म आ गई, यानी आपने एक जर्नलाइज टर्म इसकी ये लिख ली, प्लस आयोटा
आयोटा को आपने कॉमन ले लिया, फिर आपके पास पहली टर्म थी थीटा बाई 1 फैक्टोरियल, अगली टर्म आएगी माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, उससे अगली फिर आपके पास इसी तरह से चलती जाएंगी। इसको भी आपने जर्नलाइज्ड टर्म की फॉर्म में लिख लिया और आपने कह दिया कि -1 की पावर के थीटा की पावर 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 2k प्लस 1 होल फैक्टोरियल प्लस 1। तो इसमें भी आप k को 1 नंबर दोगे तो ये पहली टर्म आ जाएगी, 2 नंबर दोगे तो माइनस के साथ ये टर्म आ जाएगी, 3 दोगे तो उससे अगली आ जाएगी, एंड अप टू सो ऑन। तो हमने इस पूरी टर्म को, ये जो पूरी टर्म हमारे पास आ रही है, इसको हमने कॉस थीटा कह दिया है, और ये जो पूरी आ रही है ये हमारे पास साइन थीटा है। ठीक है, ये अगर आप एक्सपेंशंस पढ़ें, कॉस थीटा की एक्सपेंशन और साइन थीटा की एक्सपेंशन सीरीज अगर आप देखें तो यही बनती है कॉस थीटा की सीरीज, यही बनती है साइन थीटा की सीरीज। तो हमने इसको लिख दिया ई पावर आयोटा थीटा को कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये एलर्स फार्मूला जो है ये बहुत सारी जगहों पर आगे चलकर यूज़ होगा, तो इसलिए आपको ये फिंगर टिप्स के ऊपर याद होना चाहिए। उसके बाद अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो हमने क्या कहा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कह दिया रो 1 ई पावर आयोटा थीटा 1। ठीक है, अब हमने ये जो पूरी पूरी वैल्यू लिखी थी ना, रो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया एलर्स फार्मूला से ई पावर आयोटा थीटा। तो देखिए एक छोटा सा नंबर आ गया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि रो ई पावर आयोटा थीटा के बराबर है। अब हमने दो नंबर ले लिए, एक z1 ले लिया, एक z2 ले लिया। z1 के लिए रो 1 कर देंगे, थीटा 1 कर देंगे, और z2 के लिए रो 2 कर देंगे और थीटा 2 कर देंगे। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 इंटू रो 2 और ई पावर आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा 2, तो आयोटा को कॉमन लेके ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिखा हुआ है। अगर ये आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसीलिए इसको साथ बोल रही हूँ कि ये ई पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह डिवीजन में आपने क्या करना है, z1 डिवाइडेड बाई z2 इक्वल टू रो 1 ई पावर आयोटा थीटा 1 डिवाइडेड बाई रो 2 ई पावर आयोटा थीटा 2, रो 1 बाई रो 2, और थीटा आयोटा थीटा 2 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 बन जाएगा ये आपके पास। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जो आपने इस छोटी क्लासेस के अंदर ये सब कुछ किया हुआ है। हम इनको एक दफ़ा से रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बन जाए कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को आगे जब हम इसके लिए मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें इन चीज़ों को हमने एक दफ़ा हमारे माइंड में बैठी भी हो। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने ये लिख दी थी कि रो ई पावर आयोटा थीटा के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास होता है डिमॉर्विस थ्योरम। डिमॉर्विस थ्योरम में आप क्या करते होते हैं कि जो आपके पास है z की पावर n है, तो z की पावर n को आप लिख सकते हैं रो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपको पता है किसके बराबर है, ई पावर आयोटा थीटा के बराबर, होल पावर n आ जाएगा, तो ई पावर आयोटा n थीटा आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल्स टू रो n कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, हम ये पढ़ते होते थे ना कि डिमॉर्विस थ्योरम जब हम लगाते हैं तो ये जो होल पावर में n होता है ये उस एंगल के साथ आ जाता है। तो यहाँ से अब आपने देख लिया कि ये एंगल के साथ किस तरह से आ रहा है। फिर हमने निकालने हैं रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अगर रूट्स निकालने पड़े यानी z की पावर 1 बाई n करना पड़े आपको, तो इसका मतलब है कि रो ई पावर आयोटा थीटा प्लस 2k पाई इज इट्स पीरियड, इसके बाद इसकी वैल्यू रिपीट हो जाती है, सेम वैल्यूज दोबारा से आने लग पड़ती है। तो ई पावर आयोटा थीटा प्लस 2k होल पावर 1 बाई एन, और इसको आप लिख सकते हैं रो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1 बाई एन, या आप लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 2k ओवर एन और आयोटा साइन थीटा प्लस 2k ओवर एन। तो k इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सोन n माइनस 1 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ओके अब हमारे पास है एक्सियोमेटिक फाउंडेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, यानी z इज इक्वल्स टू ए बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, आप और अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ नंबर आता है यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं आ रहा बल्कि a कॉमा b लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम इक्वालिटी है हमारे पास। सबसे पहले इक्वालिटी का मतलब है कि ए बी जो है आपके पास a प्लस आयोटा b बराबर है c प्लस आयोटा d के। अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब है कि a c के बराबर होगा और b d के बराबर होगा। इसी तरह अगर आपने सम किया तो सम करने के लिए आप क्या करते होते हैं, a और c को सम करेंगे, b और d को सम करेंगे। ऐसे ही आपने किया था ना कि a प्लस सी आयोटा b प्लस d। इसी तरह अगर आपने प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट के लिए आपके पास ए सी माइनस बी डी आया था और कोमा बी डी माइनस ए डी माइनस प्लस बी सी आया था। तो ये आपके पास आपने प्रोडक्ट लिखा था, उसमें से आयोटा को बस हटा के इसकी नोटेशन डिफरेंट कर दिया कि एक कोमा लगा दिया दरमियान में। ठीक है, तो आप इस तरह से बी इनको अगर आपको कहीं पर लिखे नज़र आते हैं तो इसका मतलब यही है कि ये आपके पास सारे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं।
From those relations, any of the two complex numbers z1, z2, z3 belongs to C. We obtain z1 plus z2 जो है इसका जो सम करेंगे आंसर आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। z1 और z2 का जो प्रोडक्ट लेंगे वो जो है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ये आपके पास होता है क्लोयर लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन आपको क्या कहता है कि z1 प्लस z2 करेंगे तो z2 प्लस z1 के बराबर आएगा। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि आपने z2 और z3 को ऐड किया और फिर उसमें z1 को ऐड किया, या आपने z1 और z2 को ऐड किया और फिर उसमें z3 को ऐड किया, दोनों सूरतों में आंसर आपके पास बराबर रहेगा। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको क्या कहता है कि z1 को z2 से मल्टीप्लाई करें या z2 को z1 से मल्टीप्लाई करें, तो जवाब आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर इसी तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको क्या कहता है कि z1 का डॉट लें आप z2 और z3 के साथ, या z2 और z1 का डॉट लेके उसको आपने z3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको क्या कहता है कि z1 डॉट z2 प्लस z3 है तो z1 का डॉट आएगा z2 के साथ भी उसका प्रोडक्ट आएगा और z3 के साथ भी इसका प्रोडक्ट आएगा। फिर आपके पास है z1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस z1 इक्वल्स टू z1, तो ये आपके पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। और z1 डॉट 1 इंटू z1 इज इक्वल्स टू z1, तो ये 1 आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अच्छा, अगर z बिलोंग करता है c में से तो z1 जो होगा वो भी c में से बिलोंग करेगा, तो z प्लस z1 इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब है कि z1 आपके पास माइनस z के बराबर है। एंड फॉर ऑल z नॉट बिलोंग्स टू फॉर ऑल z नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये आपके पास जो z1 है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग करता है, तो उनका प्रोडक्ट अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब है कि z1 जो है आपके पास z इनवर्स के बराबर है, यानी 1/z के बराबर है, राइट। ओके, ये इसकी कुछ हिस्ट्री है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो थे सबसे पहले डिस्कवर किसने किए थे, तो ब्रह्मा गुप्ता राइट्स द अच्छा, उसने एक जो है वो बुक लिखी थी जिसमें उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था और उसने नेगेटिव इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड किए थे, ठीक है। तो ब्रह्मा गुप्ता ने सबसे पहले जो था वो 598 और 670 के दरमियान उसने ये फाइंड किया था। उसके बाद जो था अब्राहम बिन हनासी जो था उसने इसको जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन उसने फाइंड किए थे फर्स्ट, एंड उसने जो है वो सबसे पहले कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड किए थे। देन इसकी हिस्ट्री में जो है वो हमारे पास आता है निकोलस चेक्विट, और उसने जो है वो आपके पास क्या किया था, इससे भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो है वो डिस्कस किया था कि उसने ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं उनके दो सोल्यूशंस आपके पास आते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव सोल्यूशन होता है, एक नेगेटिव सोल्यूशन। वो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जिस तरह आप दो सोल्यूशन निकालते हैं वो होता है। उसके बाद जो क्यूबिक इक्वेशंस थी उनके सॉल्यूशंस में जो पर्सन्स इन्वॉल्व थे उनमें था टार्टागालिया निकोला, ठीक है, निकोला टार्टागालिया और ग्रोलोमा कार्डोना, ठीक है। तो ग्रिलोमा कार्डोना जो था इन दोनों ने जो था वो उसको डिस्कस किया था। एंड फिर उसके बाद है इनकी हिस्ट्री है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, उनके सॉल्यूशंस ये बताए हुए हैं। अगर आप लोग इसको करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो इसके बाद हम जो है वो इसमें कुछ आगे चलते हैं, हिस्ट्री से आगे चलते हैं क्योंकि ये काफ़ी सारी हिस्ट्री लिखी है। तो ये जो है हमारे पास जो डेरिवेटिव्स हैं, अगर f ऑफ z हमारे पास सिंगल वैल्यूड है इन सम रीजन c ऑफ द z प्लेन, तो जो डेरिवेटिव है f ऑफ z का उसको हम डिफाइन करते हैं f प्राइम ऑफ z, एंड विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट z गोज़ टू 0 f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z डिवाइडेड बाई डेल्टा z। तो ये आप जिस तरह मैथमेटिक्स के अंदर जब आप डेरिवेटिव वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें बाय डेफिनेशन आप डेरिवेटिव निकालते होते हैं, तो ये बाय डेफिनेशन इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। It's provided that the limits exist independent of the manner in which delta z goes to 0. In such a case, we say that f of z is differentiable at z. तो इस केस में हम ये कहते हैं कि f of z आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है z के ऊपर। एनालिटिक फंक्शन आपके पास क्या होता है कि अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स रीजन के सारे पॉइंट्स के ऊपर, तो आपके पास जो एफ ऑफ जेड है उसको आप कहेंगे कि वो आपके पास क्या है, एनालिटिक है। एनालिटिक का मतलब है कि रेगुलर होता है या होलोमॉर्फिक होता है।
A function is said to be analytic at point z0 if there exists a neighborhood z minus z0 less than delta in which f prime of z exists. Analytic function has derivatives of any order which themselves are analytic functions. ओके अब उसके बाद है एनालिटिक या होलोमॉर्फिक या मेरोमॉर्फिक फंक्शंस क्या होते हैं. वो द वर्ड होलोमॉर्फिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टू कॉशी स्टूडेंट्स. कॉशी के दो स्टूडेंट्स थे, ब्रियॉट एंड बॉक्यूट. उस इन्होंने ये जो था वो वर्ड होलोमॉर्फिक जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था. एंड डेरिवेटिव फ्रॉम द ग्रीक होलोज मीनिंग इंटायर एंड मॉर्फोज मीनिंग फॉर्म ऑफ द फॉर्म और अपीयरेंस. ठीक है, तो जो होलोमॉर्फिक फंक्शन है उसको हम सम टाइम प्रेफर्ड करते हैं कि हम उसको कहते हैं एनालिटिक फंक्शन. ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम कॉशी रीमान इंटीग्रल या कॉशी रीमान इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं. कि अगर आपके पास एफ ऑफ जेड है वो उसके अंदर दो, ठीक है, दो पार्ट्स हैं उसके, यानी यू एक्स प्लस यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड आयोटा वी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स बाय वाई. और जो ये जो है आपके पास अगर एनालिटिक है तो वो ज़रूरी है कि कॉशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. कॉशी रीमान इक्वेशंस क्या है आपके पास के पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इक्वल्स टू पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई. अब आप देख रहे हैं कि आपको इस के अंदर जो है ना ये गिवन है, u भी गिवन है और v भी गिवन है. तो इसका u का जो भी आपको गिवन होगा, ठीक है, आगे आगे चल के जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी कि u जो है वो क्या किस तरह का है, v किस तरह का फंक्शन है. तो आपने u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x और v का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y. अगर तो सेटिस्फाई होता है, दोनों का जवाब सेम आता है, तो कॉशी रीमान इक्वेशंस में से एक इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. फिर आपने u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है. तो इनके साथ एक नेगेटिव साइन आ रहा है और इक्वेशंस की वैल्यू सेम है एक्सेप्ट द नेगेटिव साइन. तो आपके पास जो अगर तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई जो आती हैं तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन, ये जो फंक्शन आपने एफ ऑफ जेड लिया है ये एनालिटिक फंक्शन है. ठीक है, तो हम जो है वो हमारे पास है, अगर ठीक है इसको प्रूफ देखते हैं कि एफ प्राइम ऑफ जेड आपके पास बराबर है लिमिट डेल्टा जी गोज टू ज़ीरो एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाई डेल्टा जी.